गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ये अपन एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बेटा जी, मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है जो चार्ज की डिस्क्रीट नेचर को एक्सप्लेन करती है। डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, इसका मतलब ये हुआ चार्ज डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। याद आ रहा होगा आपको, चार्ज कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। फिर अपन ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? यदि चार्ज की नेचर डिस्क्रीट ही है, यदि वो टुकड़ों में ही होता है, तो फिर अपन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और इस बॉडी पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये कॉन्टिन्यूअस फील नहीं होगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। इस केस में आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एप्लीकेबल मानोगे। लेकिन यदि मैंने क्या किया, चार्ज को ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो चार्ज विल अपीयर सो क्लोजली दैट इट विल फील एज इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये कैसे फील होने लग जाएगा कि मान लीजिए कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अब बेटा अपन इग्नोर कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक का मतलब इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज वेरी लेस ऑन अ बॉडी, एंड चार्ज का मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, मैक्रोस्कोपिक समझ रहे हैं क्या? चार्ज की लार्ज अमाउंट किसी बॉडी पर यदि डिस्ट्रीब्यूट करें तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस फील होता है। तो मैं एक बात बताऊं आपको, फॉर द मैक्रोस्कोपिक level of charge distribution, macroscopic level of charge distribution, we can ignore quantization of charge. We can ignore quantization of charge because at macroscopic level of distribution it spreads on a body so closely that it feels as if it is continuous. As if it is continuous. यदि चार्ज का बहुत बड़ा अमाउंट आप किसी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो चार्ज बेटा इतना क्लोज डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अपने को उसको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं। यहाँ पर अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी की बात नहीं समझ में आई तो फिर मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि कॉन्टिन्यूअस का क्या चक्कर है। ये पॉइंट्स हैं बेटा, ये पॉइंट्स, ये बताओ कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट है, 1 2 3 4 5 6 है। अब इन्हीं पॉइंट्स के बीच में मैं और पॉइंट्स इतने क्लोज लगा दूं बिल्कुल, और फिर आपको पूछूं कि एक कॉन्टिन्यूअस है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन फील होगी। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स, और स्ट्रेट लाइन फील हो रही है तो बताओ ये पॉइंट्स कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है?
कॉन्टिन्यूस है। चलो एक अगेन एग्जांपल देता हूं। आप एक वेसल लो और इस वेसल में आप वाटर फिलअप कर रहे हो। वाटर आपको बताओ कॉन्टिन्यूस फील होता है कि डिस्क्रीट? कॉन्टिन्यूस। आपको लगता है कि पूरे में वाटर फिलअप है। आपको पता है ना वाटर के तो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O। अब पानी का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे तो वो डिस्क्रीट होंगे, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल यदि आपने पानी के ले लिए तो इतने क्लोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि अपने को पानी कॉन्टिन्यूस फील होने लग जाता है। यस और नो? इसलिए मैं कह रहा हूं सिमिलर चार्ज के केस में भी होता है। यदि आपने चार्ज इतना क्लोज डिस्ट्रीब्यूट किया है, चार्ज का अमाउंट इतना ज्यादा रखा है कि चार्ज इतना क्लोज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इतना क्लोज डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि ये कैसे फील होने लग जाएगा? कॉन्टिन्यूस। क्लियर? इसलिए अपन कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। तो पहली चीज तो मैंने यही बताई आपको। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर पहले तो कह रहे थे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीटली होता है, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, और अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक डबल मीनिंग बात हो गई कि ये होता भी है नहीं भी होता। इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा जी, मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ चार्ज के ज्यादा अमाउंट की अपन बात करें तो चार्ज इतना क्लोज डिस्ट्रीब्यूट होता है कि वो कॉन्टिन्यूस फील होने लग जाता है, फिर अपन कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, अब ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तीन टाइप का होता है। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑन विच द चार्ज स्प्रेड्स और चार्ज इज प्रेजेंट। डायमेंशन पर बेस्ड होता है कि ये कौन सी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यदि वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी और थ्री डायमेंशनल बॉडी, यदि वन डायमेंशन में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। टू डायमेंशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और थ्री डायमेंशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो एक बार मैं आपको इसको क्लासिफाइड करके फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का है। स्टूडेंट्स, continuous charge distribution actually further classified into three parts, and these three parts are on the basis of the dimensions on which the charge is spreaded, on which charge present. And the first is linear charge distribution. Linear charge distribution. Second is surface charge distribution. Third is volume charge distribution. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मान लीजिए कोई वायर है और इसकी एल लेंथ पर स्मॉल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको बोलेंगे पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वन डायमेंशनल बॉडी और अलोंग वन डायमेंशन ओनली। वायर अपन उसको कंसीडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए अपन इस पर लेंथ मानेंगे केवल। समझ रहे हो बात को? ये वायर बहुत पतला होता है। वायर में और सिलेंड्रिकल कंडक्टर में यही डिफरेंस होता है। सिलेंड्रिकल कंडक्टर होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये एल लेंथ पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। In this example, charge is distributed along one dimension. Now come to the second, surface charge distribution. Dear students, suppose it's a planar square surface, and let on this surface in the two dimensions x and y. Suppose this is x, this is y. It means only along two dimensions. xy plane में है, xy plane में suppose small q charge is distributed and let the surface area is a or s, doesn't matter.
ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि एरिया को एस ले रहे हो कि ए ले रहे हो। टोटल सरफेस एरिया एस है और स्मॉल क्यू चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बताओ एक 2D सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है? मान लीजिए कोई 3D ऑब्जेक्ट है, क्यूब ले लेते हैं, ये 3D ऑब्जेक्ट है और इसके कंप्लीट वॉल्यूम में, इनसाइड द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, स्मॉल q charge is distributed in the complete volume V. Now this is example of volume charge distribution. It is 2D surface. Actually in this situation charge is distributed along 2 dimensions. In this situation charge is distributed along 3 dimensions x, y and z. It means in complete volume of the cube. Clear? So it is called volume charge distribution. तो बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अपन यदि कॉन्टिन्यूअस माने तो उसके 3 टाइप्स हो सकते हैं। वो 1 डायमेंशन के लोग हो सकता है, 2 डायमेंशन के लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है और 3 डायमेंशंस में हो सकता है। इसलिए अपन लिखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब के लिए स्टूडेंट्स चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है मैं एक बार आपको, यहाँ तो मैं इनकी चार्ज डेंसिटी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको लॉजिकली इसके साथ ही समझ में आ जाए। नीचे चार्ज डेंसिटी के बारे में छोटी सी बात बता देता हूं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? देखो चार्ज डेंसिटी होती है बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट डायमेंशन। पर यूनिट डायमेंशन का क्या मतलब है वो भी बता देता हूं। जैसे L लेंथ पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बताओ L लेंथ पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट लेंथ पर कितना आएगा? Q/L। यस और नो? उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स वापस आइए आप यहाँ पर, इस वाले फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है बेटा, यदि ये आपको नहीं आता है तो आगे आप गॉस लॉ में इनको यूज नहीं कर पाएंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं और वो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। कोई पूछ ले डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक्चुअली चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल्स टू Q/L। ये फॉर्मूला बेटा तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो रहा हो। यदि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप एक एलिमेंट लोगे, एलिमेंट पर चार्ज dq, उसकी लेंथ dl, लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा dq/dl। क्लियर? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। और सिग्मा होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पर यूनिट सरफेस एरिया। एस सरफेस एरिया पर क्यू चार्ज है तो बताओ यूनिट सरफेस एरिया पर कितना आएगा? Q/S। इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एंड फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड and the volume charge density is denoted by rho, and rho का फॉर्मूला बनेगा बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q/V। एनी कंफ्यूजन? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको इनकी यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला, ये तो आप भी बिल्कुल सिंपल है, चलो यूनिट तो मैं बता देता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला आपके लिए होमवर्क है। बताइए लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो, कोई भी चार्ज डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो चार्ज को लेंथ से डिवाइड करो। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से तो इसको डिनोट करते हैं और चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड करो। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड करो। पर यूनिट डायमेंशन बताई ना, अब 1 डायमेंशन है तो उस 1 डायमेंशनल लेंथ से डिवाइड करो।
2 डायमेंशन है तो सरफेस एरिया से डिवाइड करो, और 3 डायमेंशन है तो वॉल्यूम से डिवाइड करो। तीनों के सिंबल आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना। लैम्डा इज फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एनी कंफ्यूजन? यूनिट बताओ, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज की तो हो गई कूलाम और लेंथ की हो गई मीटर, तो यूनिट बन गई कूलाम पर मीटर। सिग्मा की यूनिट बताइए, बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी की। फॉर चार्ज कूलाम एंड फॉर सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज कूलाम एंड वॉल्यूम मीटर क्यूब। कूलाम का डायमेंशनल फॉर्मूला A1T1 और मीटर का L1 सोल्व कर लेना, आ जाएगा। तो यहां से मैं आपको केवल डेफिनेशन वगैरह आपको सब पीडीएफ में प्रोवाइड करवाई गई है। केवल मैं इतना समझाना चाह रहा था कि यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप कॉन्टिन्यूअस मानो तो ये कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एनी कंफ्यूजन? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो चार्ज डेंसिटी डिफाइन है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक्चुअली इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। For surface charge distribution, the density is defined, that is surface charge density, which is denoted by sigma, and for volume charge distribution, volume charge density, which is denoted by rho. Clear? Always remember students, important है इसलिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, लैम्डा, सिग्मा और रो, इसके विदाउट आगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. It is all about the surface charge distribution, volume charge distribution, linear charge distribution, only basic knowledge. Now come to the next topic, that is electric field intensity due to continuous charge distribution. Electric field intensity due to continuous charge distribution. Electric field intensity due to continuous charge distribution. continuous charge distribution के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्टडी के लिए, continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Linear charge distribution. What is electric field intensity for linear charge distribution? How you will calculate? Firstly you have to come on concept. सबसे पहले तो आप कंसेप्ट पर आइए बेटा कि अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो अब वो माजरा गया, आप पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी डायरेक्टली लगा देते थे KQ/R²। जैसे मैं आपको ये कह देता कि ये स्मॉल क्यू चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या आएगा? KQ/R²। ये तो आप डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेते थे। कंसेप्ट समझो बेटा, इसी का एग्जांपल अपने सिलेबस में होता है CBSE RBSE दोनों बोर्ड में। समझ रहे हो बात को? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो अपन गॉस लॉ अप्लाई करते हैं इंटेंसिटी के लिए, जो अपने बोर्ड में सिलेबस में नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल अपने सिलेबस में, तो ये समझ में आना चाहिए। जैसे मैं स्टूडेंट्स आपको ये कह दूं, ट्राई करना थोड़ी सी समझने की, मैं ये कह दूं कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पर, सपोज करो इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, पॉइंट P है बेटा। पॉइंट P पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है। अब बताओ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इस चार्ज को अपन पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते।
क्योंकि इसकी लेंथ के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी और ओ की वो नेग्लिजिबल नहीं है। अब इसके टोटल चार्ज को एक पॉइंट पर कंसीडर नहीं कर सकते तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, इसलिए अपने पास क्या कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझने की ट्राई करें, उसी के बेसिस पर अपन क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? और सिंपल सा कंसेप्ट है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे और इस स्मॉल एलिमेंट के बारे में आपको बता देता हूं, डी क्यू डी एल लिख लिया करो। इस पर प्रेजेंट चार्ज तो डी क्यू और इसकी लेंथ डी एल। समझ रहे बात को? भाई स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज भी इसके ऊपर स्मॉल ही प्रेजेंट होगा, जिसको डी क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेंथ स्मॉल है तो बताओ इसको डीएल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बताओ इस स्मॉल एलिमेंट के चार्ज को तो पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? इस पॉइंट चार्ज के कारण बताओ पॉइंट पी पर इंटेंसिटी आपको पता है कि नहीं है? तो वो इंटेंसिटी मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। Tell me electric field intensity due to small element that is denoted by dE vector which will along this direction। अब कुछ बच्चे तो ये नहीं समझते हैं सर ये इस dE क्यों लिया। बेटा कंप्लीट के लिए E लिखोगे तो स्मॉल एलिमेंट की इंटेंसिटी dE लिखनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, डायरेक्शन मैंने इधर क्यों लगाई, अवे फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। भाई स्केप चार्ज को अपन पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। कब से मैं कहता आ रहा हूं डायरेक्शन इंटेंसिटी की इंपोर्टेंट है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से दूर की ओर होती है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की ओर होती है। तो ये तो आपको आनी ही चाहिए भाई। बताओ डीई बताओ, इसको पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगाओगे तो के क्यू की जगह हो गया डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज डी क्यू है, डिस्टेंस आर है, मैग्नीट्यूड तो आर ही है, डी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट इट इज ओनली मैग्नीट्यूड। आपने वेक्टर लगाया तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप यूनिट वेक्टर यूज में लेंगे। बताओ डीई की डायरेक्शन क्या आर की डायरेक्शन में नहीं है क्या? आर की डायरेक्शन में तो आप यूनिट वेक्टर चिपकाएं आर कैप। फिर मैं बता देता हूं यूनिट वेक्टर एक्चुअली एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन एंड ए वेक्टर नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? In the place of q you will represent dq, you will replace dq. Why? Because of the small element has the charge small dq. Yes or no? ये r कैप क्या है बताओ? r कैप एक्चुअल में यूनिट वेक्टर है, वो इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अब मैंने इस डी की डायरेक्शन में r कैप चिपका दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बेटा कंप्लीट के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दो, dq को आप रिप्लेस कर सकते हो। अभी अभी मैंने बताया dq dl लेंथ। बताओ dl लेंथ पर यदि dq चार्ज प्रेजेंट है तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? यूनिट लेंथ पर आएगा dq अपॉन dl, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। बताओ यहां से dq को यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखूं तो लैम्डा dl नहीं लिख सकते क्या अपन? dq को लैम्डा dl से रिप्लेस करोगे तो स्टूडेंट्स de वेक्टर बनेगा k लैम्डा dl upon r square r cap, and for complete electric field intensity you will integrate it. Hence net electric field intensity at point P due to this distribution, net electric field intensity using calculus integration, electric field intensity using calculus। इंटीग्रेट करो दोनों साइड। इंटीग्रेट करोगे तो बताओ डी ई का इंटीग्रेशन ई वेक्टर, इधर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड लीनियर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन। व्हाई वी कॉल लाइन इंटीग्रेशन? बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन इज डन अलोंग द लेंथ डी एल। फॉर कंप्लीट लेंथ तो आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स ऐसी लगानी है कि इसकी कंप्लीट लेंथ कवर हो जाए। समझ रहे बात को? तो ये आर कैप हो गया। अब इसमें के कांस्टेंट है तो आउट कर दो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर आ गया आपके पास में के इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल आर स्क्वायर आर कैप। लैम्डा कांस्टेंट है तो वो भी आउट हो जाएगा। दिस इज द वे बाय विच यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। It's not a derivation, not a topic which is to be asked in exams directly। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्टली कुछ ऐसा पूछेगा कि कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके एप्लीकेशन आते हैं।
अब एप्लीकेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस पर आइए, वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछने स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सपोज करो ये कोई वायर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। क्लियर? इसकी टोटल लेंथ है एल और इसके इस एंड से ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी प्रेजेंट है। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब लैम्डा हर जगह हर पॉइंट पर इसके लिए सेम है। क्लियर? अब बताओ इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका टोटल चार्ज है वो क्यू दे रखा आपको, लेंथ टोटल एल दे रखी है वायर की, और क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कंप्लीट रोड पर। अब स्टूडेंट्स एक बात का, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं टोटल चार्ज या मिड में मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मत लगा देना भाई। सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगता है कि सेंटर पर मान लिया और डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दिया L/2 प्लस ए के क्यू अपॉन ए प्लस L/2 का होल स्क्वायर, गलत हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं टोटल चार्ज को सेंटर पर मान लेते हैं, इसके चार्ज को अपन सेंटर पर नहीं मान सकते। क्लियर? अब ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, अब अपन को कंसेप्ट यूज करना है कि आप पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, एक स्मॉल एलिमेंट लें, वही कंसेप्ट मैंने कहा ना कि स्मॉल एलिमेंट लेना है। मान लीजिए ये स्मॉल एलिमेंट है वो इस पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर है, पी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है? एक्स पर। ये एक्स डिस्टेंस पर है तो इसका स्मॉल लेंथ कितना कंसीडर करोगे? dx। भाई एक्स का स्मॉल पार्ट dx ही होगा। ये y लेते तो ये dy कंसीडर करते इसकी लेंथ, ये z लेते तो ये dz कंसीडर करते, ये l लेते तो ये dl कंसीडर करते। अपन ने l पहले से इसकी लेंथ ले रखी है इसलिए मैंने x कंसीडर कर लिया। तो इसका स्मॉल एलिमेंट कितना हो गया? dx। और इस dx लेंथ के एलिमेंट पर प्रेजेंट चार्ज कितना हो गया? dq। ऑब्वियस फैक्ट है स्मॉल एलिमेंट पर प्रेजेंट चार्ज स्मॉल ही होगा, तो वो मैंने dq कंसीडर कर लिया। अब आप बाकी सबको तो गोली लगाओ, मेरे को एक बात बताओ, इस स्मॉल एलिमेंट के चार्ज को तो आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यदि इस स्मॉल एलिमेंट के चार्ज को आपने पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट। टेल मी what is electric field intensity due to small length element? इंटेंसिटी ओनली मैग्नीट्यूड बताएं, डायरेक्शन तो आपको पता है, चार्ज के कारण अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा, बाद में और डिस्कस कर लेंगे। पहले मैग्नीट्यूड बताएं। मैग्नीट्यूड आएगा k dq अपॉन बाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके पॉइंट चार्ज को r की बजाय डिस्टेंस कितनी है पॉइंट p की? x, k dq अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मैं चलो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, k dq को मैंने लिख दिया बेटा लैम्डा dl अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई? बिकॉज ऑफ वी हैव डिस्कस्ड dq अपॉन dl विल लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सो फ्रॉम दिस रिजल्ट dq विल इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dl, वो मैंने यूज ले लिया। ठीक है, यही मैंने कंसेप्ट में सिखाया था कि dq को आप लैम्डा dl से रिप्लेस कर दो। ये तो बेटा इसके कारण इंटेंसिटी है, आपको कंप्लीट के कारण चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, ऐसे ऐसे एलिमेंट लेते जाओ, सबके कारण इंटेंसिटी कैलकुलेट कर करो, उनको ऐड कर दो। ऐड करने का प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। यस और नो? हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इज ई, इंटीग्रेशन
के लैम्डा dl अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको पता है के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। ये dq बाई dx है, सॉरी गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया, छोटा सा मिस्टेक हो गया dx था ये, dq बाई dx, बाई लेंथ dl नहीं लेकर के अपन ने dx ली थी, तो ये लैम्डा dx बनेगा। ओके, तो ये लैम्डा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, वेरी सिंपल। अब आपको बेटा इस पूरे वायर के कारण, इस कंप्लीट वायर के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सप्लेन करनी है, तो आप लिमिट कैसे लगाओगे? आप पहला एलिमेंट यहां लोगे, पहला एलिमेंट यहां लोगे तो बताओ अक्स की लिमिट कितनी होगी? ए। आपको पूरा वायर यदि कवर करना है, फॉर द कंप्लीट लेंथ ऑफ द वायर इफ यू वांट्स टू इंटीग्रेट, यू विल टेक द एलिमेंट ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, and it will cover completely. So the minimum value of x will a and the maximum value of x will a plus l. यहां एलिमेंट लोगे उसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी? a plus l, which will maximum, x की लिमिट मैक्सिमम होगी। और यहां एलिमेंट लोगे उसके लिए बताओ a, तो लिमिट होगी a to a plus l। अब तो बेटा सिंपल सा इंटीग्रेशन है जो आप सोल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के लैम्डा, टेल में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 dx एंड द लिमिट इज a टू a प्लस l। x टू द पावर -2 इंटीग्रेशन पता है क्या आपको? इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, यस और नो? n+1 करोगे तो बताओ -2 + 1 -1 और -2 + 1 -1, यहां से -1 अपॉन एक्स होगा। ए इज के लैम्डा -1 अपॉन एक्स ए टू ए प्लस एल। लिमिट रिप्लेसमेंट आपको आता ही होगा इंटीग्रेशन का, सिंपल सा। देखो फिजिक्स में बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आने ही चाहिए, वो नहीं आते हैं तो फिर आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। आप केवल थ्योरी रट लो भले से, कंपटीशन के लिए या फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि बताओ? के लैम्डा, बताओ ये ए प्लस एल माइनस मैंने कॉमन ले लिया, बताओ ये रिप्लेस करेंगे तो 1 अपॉन ए प्लस एल माइनस 1 अपॉन ए, यस और नो? बताओ यहां से ई आ गया बेटा के लैम्डा, नेगेटिव अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। सोल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? सोल्व करके आंसर दे दीजिए। इक्वल टू आ गया के लैम्डा ए इंटू ए प्लस एल माइनस ए, इससे ए कैंसल आउट, ये आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, के लैम्डा एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। लैम्डा इंटू एल क्या होगा बताओ? कैपिटल क्यू होगा भाई। टोटल लेंथ एल है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो टोटल चार्ज क्यू नहीं आएगा, तो ये बनेगा के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल, यस और नो? यदि मैं ये ए डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कर देता इस लेंथ के कंपैरिजन में, सोचना, यदि लेंथ के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर देता तो फिर मैं एल को नेग्लिजिबल मान करके जीरो करता। एल को जीरो करते तो बेटा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ही बन जाता, फिर अपन इसको टोटल को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते। समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यदि ये पॉइंट पी यहां नहीं लेकर के आप ये पॉइंट पी है ना बहुत दूर लेते, तो बताओ ये ए डिस्टेंस है वो इस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो जाती। ऐसे केस में अपन इसके टोटल चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते थे। हर पॉइंट चार्ज कंसीडर करते तो फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और वही बनता लैम्डा इंटू एल क्यू हो गया। के क्यू एल को अपन ने नेग्लिजिबल कर दिया जीरो, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो आई थिंक आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि आपकी बात समझ में आ गई हो तो आगे अपन और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।